मानव परिसंचरण तंत्र बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं लास्ट 2 क्लास से, है ना। उसका नेक्स्ट आज हम लोग टॉपिक लेने वाले हैं। अभी तक 2 जो हम लोगों ने वीडियोस के अंदर टॉपिक कवर किया है वो हमारा है मानव परिसंचरण तंत्र का रक्त, जिसके अंदर हमने रक्त का संगठन कैसे होता है उसके बारे में पढ़ा, और ब्लड क्लोटिंग कैसे होती है उसके बारे में, यानी रक्त स्कंदन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, रक्त की उपयोगिता क्या होती है वो हम लोगों ने पढ़ा है, और रुधिर समूह जो है उसकी वंशागति, आरएच कारक, ये सारे टॉपिक हम लोगों ने क्या किया है, कवर किया है। अब हम लोग जानते हैं कि मानव परिसंचरण तंत्र के जो 3 मेन घटक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला होता है, मतलब निर्माण करने वाले, पहला होता है रक्त, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दूसरा है हमारा वाहिनियां, ठीक है, और तीसरा है हृदय। तो आज जो हम टॉपिक लेने वाले हैं वो है वाहिनियां। क्यों पढ़ रहे हैं हम वाहिनियां? वाहिनियां क्यों है हमारे परिसंचरण तंत्र का भाग? क्योंकि हम लोगों ने देखा कि मानव के अंदर जो परिसंचरण का प्रकार जो पाया जाता है वो कौन सा है, बंद प्रकार। बंद प्रकार होने का क्या मतलब है कि जो रक्त है वो पतली पतली नलिकाओं के अंदर बहता है। खुले में तो क्या होता है कि उत्तक जो है, हीमोसील जो गुहा होती है उसके अंदर रक्त भरा रहता है, और उत्तक सीधे उसके अंदर क्या होते हैं, डूबे हुए रहते हैं। हम लोगों ने ये चीज देखी है ना। लेकिन बंद परिसंचरण जो है उसके अंदर, बंद प्रकार के परिसंचरण तंत्र में जो रक्त है वो बहता है, लेकिन पतली पतली नलिकाओं को, और इन्हीं नलिकाओं को हम क्या कहते हैं, वाहिनियां कहते हैं। तो हृदय को हम, क्योंकि बड़ा टॉपिक है, एक साथ एक बड़े वीडियो के अंदर कवर करेंगे। आज हम एक छोटा सा टॉपिक जो है वो पढ़ेंगे, वो है वाहिनियां। ठीक है, तो सेकंड जो पार्ट है उनको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले वाहिनियां क्या होती है। वे नलिकाकार संरचना जो क्या करती है, रुधिर को क्या करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का काम करती है, वो वाहिनियां कहलाती है। यानी जो हमारा ब्लड है वो किसके अंदर बहता है, वाहिनियों के अंदर बहता है। आगे बात समझ में। अब कौन कौन सी वाहिनियां है मनुष्य के जो परिसंचरण तंत्र के अंदर, 3 प्रकार की है। पहला है धमनी, जिन्हें हम आर्टरीज कहते हैं। दूसरी है शिरा, ठीक है, और तीसरी है केशिका, कैपिलरीज। ठीक है, ध्यान रखना कोशिका नहीं है, ये केशिका है, रक्त केशिका। धमनी, शिरा और केशिका। तो अगर हम इनकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, हिस्टोलॉजी देखते हैं, संरचना हम लोग इनकी देखते हैं, तीनों की। आ रही है बात समझ में? तीनों की संरचना, हम अंतर देखेंगे बाद में देखेंगे, लेकिन पहले हम लोग इनकी संरचना देखते हैं। तो अगर हम संरचना की बात करते हैं वाहिकाओं की, तो वो 3 स्तर पाए जाते हैं वाहिकाओं में। वाहिनियां जो होती है ना, या हम इनको क्या कह सकते हैं कि वाहिनियां जो होती है उनका निर्माण जो है वो 3 स्तर से मिलकर होता है, 3 लेयर से मिलकर होता है। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा कौन सा होता है, सबसे बाहर की ओर होता है, इसको बाह्य स्तर के नाम से जाना जाता है। दूसरा होता है मध्य स्तर, और तीसरा होता है अंतः स्तर। ठीक है, ये 3 स्तर जो है मिलकर क्या करते हैं, वाहिनियों का निर्माण करते हैं। धमनी, शिरा और केशिका का अंतर अभी हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से अंतर होते हैं। उससे पहले हम लोग इसके स्ट्रक्चर को समझेंगे कि बाह्य स्तर क्या होता है, मध्य स्तर क्या होता है, और अंतः स्तर क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बाह्य स्तर की। तो बाह्य स्तर किससे मिलकर बना होता है? तो बाह्य स्तर जो होता है, अरेखित पेशियां पाई जाती है, ठीक है, पर कैसी होती है, अनुलंब। अभी बताती हूँ क्या होता है। अनुलंब अरेखित पेशियां पाई जाती है, प्लस बाह्य स्तर के अंदर, क्योंकि जगह नहीं है तो ऊपर लिख रही हूँ, ध्यान रखना, है ना। बाह्य स्तर के अंदर अरेखित पेशियां पाई जाती है, अनुलंब। मध्य स्तर के अंदर भी अरेखित पेशियां पाई जाती है, लेकिन कैसी होती है, वर्तुल। समझ में आ गया? अरेखित पेशियां तो पाई जाएगी। हम लोगों ने पेशियों के प्रकार देखा है, रेखित, रेखित के अंदर ऐसे
आपको क्या दिखेंगे, बैंड्स दिखेंगे, लेकिन अरेखित में आपको समानांतर बैंड्स नजर नहीं आएंगे। ये डिफरेंस होता है, ठीक है। और रेखित जो होती है वो हमारे नियंत्रण में होती है, जबकि अरेखित जो होती है हमारे नियंत्रण में नहीं होती है। आपकी धमनी जो है ऑटोमेटिक, आप अगर आप अपनी पल्स नापते हो तो आपको अंदर ऐसे लब जब लब लब डब है ना फील होता है, तो आप उसको रोक सकते हो क्या कि रुक जा थोड़ी देर थक गई होगी, नहीं रोक सकते ना। दैट मीन्स ये अरेखित पेशियों से बनी होती है। अरेखित यानी अनैच्छिक होती है, हमारे नियंत्रण में नहीं होती है। आ रही बात समझ? तो अरेखित पेशियों से ये बना होता है। प्लस बाह्य स्तर के अंदर और भी कुछ पाया जाता है अरेखित पेशियों के अलावा। क्या क्या चीज होती है? पहला होता है पीले एलास्टिन तंतु, यानी ये लचक प्रदान करते हैं, ठीक है। दूसरे हैं श्वेत कोलेजन तंतु, ये मजबूती देते हैं, बट इनमें सॉफ्टनेस यानी लचीलापन जो होता है वो नहीं होता। श्वेत कोलेजन तंतु। उसके अलावा लसिका वाहिनी, जिसमें छना हुआ रक्त होता है, और तंत्रिकाएं पाई जाती है। तो ये सब चीजें, यानी बाह्य स्तर जो है वो किससे निर्मित होता है? अरेखित पेशी जो होती है वो अनुलंब प्रकार की होती है। पीले इलास्टिन तंतु, श्वेत कोलेजन तंतु, लसिका और तंत्रिका तंतु इसके अंदर पाए जाते हैं। फिर आता है मध्य स्तर के अंदर अरेखित पेशियां तो पाई जाती है, प्लस और बाकी चीजें नहीं होती, लेकिन क्या पाए जाते हैं इनके अंदर? मध्य वाले के अंदर कोलेजन तंतु जो होते हैं वो पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कोलेजन तंतु। ये जो श्वेत कलर के होते हैं जिनमें कि लचीलापन नहीं होते, पीले इलास्टिन तंतुओं में लचीलापन होता है। आगे बात समझ में। फिर आता है अंतः स्तर। तो अंतः स्तर जो बना होता है वो बना होता है एंडोथीलियम उपकला उत्तक का बना होता है। आगे बात समझ में। तो ये तीन स्तर इस तरीके से क्या होते हैं? बने होते हैं। अब अगर इनकी संरचना को देखें तो जैसे ये वाहिनियां है हमारी, तो ये वाहिनी है, उसको मैंने ऐसे काटा है ना, तो ये स्तर किस तरीके से पाए जाएंगे? मैंने इसको काट दिया ऐसे, मतलब ये वाहिनी है ऐसी लंबी, इसको मैंने ऐसे काटा। तो देखो सबसे पहला स्तर, आधा डायग्राम बना रही हूँ, पूरा नहीं बना रही हूं मैं, है ना। तो सबसे पहला स्तर जो आएगा वो कौन सा आएगा? बाह्य स्तर। तो बाह्य स्तर के अंदर अरेखित पेशियां पाई जाती है, लेकिन अनुलंब होती है, मतलब इस तरीके से पेशियां होती है, अनुलंब, ऐसे इस तरीके से। समझ में आया? फिर आएगा मध्य स्तर, इसमें अरेखित पेशियां पाई जाएगी, पर ये वर्तुल होगा। वर्तुल होने का मतलब पेशियां इस तरीके से गोले के रूप में, इसे सर्कुलर रूप में अरेंज होगी, मतलब इस तरीके से। अनुलंब तो होगी ऐसे, ठीक है। फिर वर्तुल, मतलब ऐसे गोल गोल। समझ आ रहा है? तो ये इस तरह से होगा। फिर एंडोथीलियम उत्तक, उपकला उत्तक, ये इस तरीके से। आ रही बात समझ में? तो ये स्तर कौन सा हो गया? बाह्य स्तर, ये मध्य स्तर, और ये अंदर वाला एंडोथीलियम से बना हुआ स्तर। समझ में आया? तो इस तरीके से तीन स्तर जो होते हैं वो क्या होते हैं? अरेंज होते हैं धमनियों के, और जो हम बोलेंगे कि वाहिनियों के अंदर। अब आता है धमनी, शिरा और जो केशिका है, उनकी स्ट्रक्चर में, उनकी तीनों की ही संरचना में अंतर होता है। मध्य स्तर, बाह्य स्तर, और जो हमारा अंतः स्तर होता है ना, उसकी जो मोटाई होती है उसके अंदर क्या होता है? अंतर होता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं किसकी? धमनी की, तो धमनी जो होती है ना, उसका बाह्य स्तर कैसा होता है? मोटा, ठीक है। फिर बात करते हैं किसकी? मध्य स्तर की। धमनी का मध्य स्तर जो होता है वो कैसा होता है? सॉरी, अगर हम लोग बात करेंगे किसकी? शिरा को देख लेते हैं, कंपैरिजन इजीली समझ में आएगा। शिरा, और फिर आती है केशिका। तो अभी हम बात कर रहे हैं किसकी? बाह्य स्तर की। तो धमनी का बाह्य स्तर कैसा होता है? मोटा। शिरा का बाह्य स्तर कैसा होता है? पतला। और केशिका में कैसा होता है? अनुपस्थित। यानी धमनी का ये बाह्य स्तर क्या होगा? मोटा होगा, ठीक है। इसका शिरा का ये बाह्य स्तर थोड़ा पतला होगा कंपैरिजन टू धमनी के, और इसका
इसके अंदर अनुपस्थित यानी होगा ही नहीं। फिर बात करते हैं किसकी, मध्य स्तर की। तो मध्य स्तर के अंदर मध्य स्तर जो होता है वो धमनी का मोटा, अत्यधिक मोटा होता है क्योंकि इसमें पेशियां ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, इसका मध्य स्तर मोटा होता है। शिरा का कैसा होगा, पतला, और इसमें अनुपस्थित होगा। यानी ये दोनों स्तर, बाह्य स्तर और मध्य स्तर, इसमें पाए ही नहीं जाते, किसमें, केशिका में नहीं पाए जाते। फिर आता है केशिका के अंदर ये स्तर होता ही नहीं है। ये मतलब केशिका के अंदर न तो बाह्य स्तर होता है न मध्य स्तर पाया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद है अंतः स्तर जो होता है, यानी ये जो तीसरा स्तर है हमारा, अंतः स्तर पाया जाता है लेकिन पतला होता है, पतला होता है। और इसमें सिर्फ क्या होता है, ये पतला सा अंतः स्तर केशिका के अंदर पाया जाता है। मतलब केशिका का जो निर्माण है वो अंतः स्तर जो होता है वो करता है, और अंतः स्तर की जो मोटाई होती है वो काफी कम होती है। तो ये आपके आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो धमनी होती है, शिरा होती है, उनके अंदर 3 स्तर पाए जाते हैं, जबकि केशिका के अंदर 1 स्तर पाया जाता है, मतलब अंतः स्तर पाया जाता है। और बाह्य स्तर जो होता है धमनी के अंदर मोटा होता है, और शिरा के अंदर पतला होता है, और केशिका में अनुपस्थित होता है। फिर बात करते हैं मध्य स्तर की, तो धमनी में ये मोटा होता है, बहुत ज्यादा पेशियां पाई जाती है इसमें। शिरा का जो मध्य स्तर होता है वो पतला होता है, और केशिका में मध्य स्तर अनुपस्थित होता है। फिर बात करते हैं अंतः स्तर की, तो ये धमनी में भी पतला पाया जाता है, शिरा में भी पतला पाया जाता है। ठीक है, और केशिका का निर्माण ही अंतः स्तर के द्वारा होता है। तो इस तरीके से हम लोग ये क्या कर सकते हैं, इसकी संरचना को इजी वे में समझ सकते हैं। तो ये हो गई हमारे धमनी और जो है शिरा की जो स्ट्रक्चर है वो। अब बात करते हैं हम किसकी, धमनी और शिरा में पाए जाने वाले अंतर की। धमनी और शिरा में अंतर जो है वो हमको क्या कर लिया जाता है, पूछ लिया जाता है। तो धमनी और शिरा का जो अंतर है वो हमें क्या करना है, पढ़ना है। तो धमनी यानी आर्टरीज, और दूसरा आता है शिरा। ठीक है, अब आप लोगों ने देखा, अगर आप लोगों की संरचना अगर आपको समझ में आई, तो बाह्य स्तर किसका मोटा है, ज्यादा पेशियां हैं, मोटा है। ठीक है, बाह्य स्तर जो है इसका धमनी का मोटा है। फिर है मध्य स्तर, वो भी किसका मोटा है, धमनी का ही मोटा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो व्यास है, यानी इस जो रक्त बहने के लिए जो व्यास है वो किसका कम हो जाएगा, इस धमनी का व्यास जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और शिरा का व्यास, क्योंकि ये दोनों ही स्तर कंपैरिजन टू धमनी क्या होते हैं, पतले होते हैं, किसके, शिरा के, तो इसका व्यास क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। ये पहला अंतर हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट अंतर हम लोग देखते हैं। ठीक है, धमनी और शिरा के अंतर में इसकी भित्ति जो है, व्यास कम है तो भित्ति क्या हो जाएगी, मोटी, है ना, क्योंकि पेशियां ज्यादा पाई जा रही है, और इसकी भित्ति पतली हो जाएगी। संरचना से अंतर निकाल रहे हैं अभी पहले हम लोग, तो ये चीज ध्यान रखना। इसके अंदर लचीलापन थोड़ा ज्यादा होता है, इसके अंदर लचीलापन कम होता है, कोलेजन तंतुओं की अधिकता के कारण। ठीक है, फिर है ये क्या करती है, धमनी जो है वो क्या करेगी, हृदय से रक्त को कहां पहुंचाएगी, अंगों तक पहुंचाएगी। आगे बात समझ में, धमनी क्या करती है, रक्त को जो विभिन्न जो अंग है वहां तक पहुंचाएगी, कहां से लाएगी, हृदय से लाने का काम करती है। ठीक है, उसके बाद यानी ये वितरक हो गई, हृदय जैसे ये हृदय है और यहां से ये विभिन्न अंगों को क्या कर रही है, पहुंचा रही है, दैट मीन्स ये वितरक है, यानी बांटने का काम करती है। शिरा क्या करती है, विभिन्न अंगों से रक्त को कहां लाती है, हृदय। तो ये किसका काम कर रही है, संग्राही, यानी इकट्ठा करने का, मतलब ये अंगे ये अंगे ये अंगे यहां से लाकर और फिर हृदय को दे रही है। तो ये क्या है, संग्रहणकारी
होती है। तो ये एक नेक्स्ट अंतर क्या हो गया, निकल गया, ये वितरक है और ये संग्रहणकारी है। ठीक है, फिर उसके बाद देखो हृदय के अंदर कौन सा जो है रक्त होता है शुद्ध, तो क्या करती है, शुद्ध रक्त को विभिन्न अंगों तक पहुंचाती है, जबकि ये क्या करती है, अशुद्ध रक्त को यानी CO2 युक्त रक्त को क्या करती है, हृदय तक पहुंचाने का काम करती है। पर एक एक्सेप्शन है कि जो फुफ्फुसीय धमनी है उसमें अशुद्ध रक्त होता है, बाकी ये शुद्ध रक्त को, धमनियों में शुद्ध रक्त पाया जाता है, लेकिन एक्सेप्शन हर जगह होते हैं। एक्सेप्शन है फुफ्फुसीय धमनी, उसके अंदर क्या होता है, अशुद्ध रक्त होता है। और जो फुफ्फुसीय शिरा, शिराओं में हमेशा सड़ा हुआ, स से शिरा, स से सड़ा हुआ, सड़ा मतलब अशुद्ध रक्त होता है, और अशुद्ध रक्त जो होता है उसको ले जाने का काम करती है। लेकिन फुफ्फुसीय शिरा ऐसी शिरा है जिसके अंदर शुद्ध रक्त क्या होता है, पाया जाता है। दैट इज द बेसिक डिफरेंस, समझ में आ गया। फिर उसके बाद है धमनियां जो होती है, आपको पता है धमनी को आप अंदर थोड़ा सा ऐसे करके फील करते हो तो ये थोड़ा गहराई के अंदर होती है। और आप जो ये जो नीले नीले कलर की देख रहे हो ना ऊपर, जिसमें डॉक्टर इंजेक्शन देता है, इंजेक्शन हमेशा शिराओं में लगाया जाता है ना, तो जो नीले कलर की जो आप वेन्स आपके शरीर पे देखते हो वो एक्चुअली क्या है, शिरा है। ठीक है, ब्लू कलर की, क्योंकि ये थोड़ा ऊपर की ओर पाई जाती है। और धमनी हमको क्यों नहीं दिखाई देती है, रेड कलर की होती है लाल रक्त की उपस्थिति की वजह से, और ये थोड़ा गहराई के अंदर पाई जाती है। तो ये एक अंतर और है कि जो धमनी होती है वो गहराई में होती है, ठीक है, और कौन से रंग की होती है, लाल, नजर नहीं आती है। लेकिन शिरा जो है वो नीली होती है और नीली नीली नसें हमें ऊपर दिख जाती है। दैट मीन्स ये ऊपर की ओर पाई जाती है। ये नेक्स्ट अंतर आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। उसके बाद है कि जब हमारी मृत्यु हो जाती है ना, हम मर जाते हैं, तो धमनियां क्या हो जाती है, खाली हो जाती है, मतलब उनमें रक्त नहीं होता, लेकिन शिराओं में रक्त उपस्थित होता है। ये नेक्स्ट अंतर है कि मृत्यु के बाद धमनियां जो है वो खाली हो जाती है। फिर उसके बाद एक चीज और ध्यान रखना, एक इंपॉर्टेंट अंतर डिफरेंस जो है बेटा वो और है धमनी और शिराओं के अंदर, वो है कि रक्त का बहाव कैसे होता है और कपाट पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते। तो जो धमनियां होती है ना उसके अंदर जो है एक निश्चित दाब, ठीक है, एक प्रेशर से रक्त क्या होता है, बहता है, और झटके के साथ बहता है। उस झटके को ही हम पल्स कहते हैं। तो झटके के साथ बहता है ना धमनियों के अंदर रक्त, और कंटिन्यूटी एक निश्चित दाब पे बहता है, इसीलिए पीछे वापस नहीं आता। इसलिए इसमें कपाट क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। सिर्फ एक जगह कपाट पाया जाता है, वो है हमारी महाधमनी, जिसमें कि अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं। हम लोगों ने पढ़ा है 10th के अंदर, है ना, अर्धचंद्राकार महाधमनी में जो रक्त जाता है उसके यहाँ पर अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं। तो ये एक एक्सेप्शन है। बाकी जो है इसके अंदर कपाट अनुपस्थित होते हैं। कपाट का काम ही होता है कि जो ब्लड आगे चला गया है ना वो वापस पीछे की ओर नहीं आए। आगे बात समझ में, क्योंकि एक निश्चित दाब पे धमनियों के अंदर ब्लड बहता रहता है ना, इसी वजह से वापस आने का खतरा वहां पर नहीं है। इस वजह से कपाट जो होते हैं वो पाए ही नहीं जाते, मतलब वॉल्व जो होते हैं वो पाए नहीं जाते धमनियों में। जबकि जो धमनी शिराएं होती है उसके अंदर क्या होता है, रक्त जो है वो धीरे धीरे बहता है ना, इसी वजह से इनमें क्या होते हैं, कपाट पाए जाते हैं। तो कपाट युक्त होती है और रक्त जो है वो स्लो इनके अंदर क्या करते हैं, बहता है। अब जो धमनी है और जो शिराएं हैं उनकी खुद की भित्ति है, उनकी भित्तियां जो है वो बनी हुई किससे, पेशियों से, पेशीय ऊतक से। तो उनको भी क्या चाहिए होता है, पोषण चाहिए होता है। तो कौन सी संरचना जो है वो उनको पोषण प्रदान करती है, तो वाहिनियां अपनी भित्ति में रक्त आपूर्ति वासा वैसो रम जो होती है, वासा वैसो रम द्वारा अपनी भित्तियों को पोषण प्रदान करती है वाहिनियां, ठीक है, यानी धमनी और शिरा जो होती है। उसके बाद जो धमनी और शिरा को जोड़ने वाली, ये धमनी है, ये शिरा है, इसको जोड़ने वाली जो पतली नलिका होती है उसे क्या कहा जाता है, केशिका कहा जाता है। आगे बात समझ में, धमनी और शिराओं को जोड़ने वाली पतली पतली नलिकाओं को हम क्या कहेंगे, केशिका कहेंगे। आगे बात समझ, अगर धमनी जो है, ये धमनी है,
धमनी आगे ये इतनी पतली है, लेकिन ये आगे चल के और पतली हो जाती है, तो इन संरचनाओं को हम धमनिका कहते हैं। ये धमनी है, धमनी अगर और अधिक पतली हो जाती है और शाखाओं में बढ़ जाती है तो धमनिका कहलाती है। और शिरा होती है, शिरा और अधिक पतली शाखाओं में बढ़ जाती है तो क्या कहलाती है? शिरीका कहलाती है। समझ में आ गया? तो ये टॉपिक आपका रक्त वाहिनियों का यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम किसको पढ़ेंगे? हृदय की संरचना को पढ़ेंगे।